welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve the LAT paper of class 5th. ये जो पेपर है ये KVS के द्वारा LAT 2 जो कि अभी ही हुआ है, ये वही पेपर है और ये क्लास 5 का पेपर है जिसमें समय 1 घंटा था और मैक्सिमम मार्क्स 35 थे। तो हमें पता ही है कि एक जो लैट था हमारा वो अप्रैल मंथ में हुआ था, लैट 1। अब जैसा कि हमारा हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो केवीएस ने लैट जो है 2 कंडक्ट किया है और ये चेक किया है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको जो हाफ ईयरली का सिलेबस हुआ है उसमें से कितना सिलेबस जो है समझ आया और उसका आउटपुट क्या रहा, वही चेक करने के लिए लैट कंडक्ट किया गया है। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 के तहत हम इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन है उनका सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और वो भी विद एक्सप्लेनेशन कि वो जो आंसर हम बता रहे हैं वह क्यों सही है। ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में जो देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और आप जो है अपने उत्तरों को जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर मेरा सही है और आपने कौन सा उत्तर दिया है। तो चलिए हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ आपने नाम लिखना है, से नाम लिखना है, कुछ भी XYZ जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD वट जो भी आपका सेक्शन है और आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ कुछ जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आप पढ़ लेंगे। हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी वंडरफुल वेस्ट। ये जो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस जो है ये वंडरफुल वेस्ट जो हमारा इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट है उससे लिया गया है और आंसर देना है। क्या स्टेटमेंट है, द कुक वाज इन अ फिक्स एंड केप्ट जो है स्टेयरिंग, यहाँ जो है स्पेलिंग दी गई है स्टेयरिंग, एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स। जो जो वंडरफुल लेसन है, वंडरफुल वेस्ट जो लेसन है उसमें जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो वेजिटेबल के टुकड़े पड़े थे उनको देखकर जो है कुक जो है थोड़ा सा हैरान हो गया था। क्यों? क्योंकि जो है जब उसने इतने सारे वेस्ट को देखा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था और प्रॉब्लम ये थी कि भाई अब इन जो बची हुई सब्जियों के छिलके हैं, टुकड़े हैं, इनसे क्या सब्जी बन सकती है। मतलब कि जैसा नाम से ही पता है वेस्ट से ही वंडरफुल कुछ बनाना था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाई वाज द कुक इन अ फिक्स। फिक्स का मतलब जो यहाँ लिया गया है वो है कि प्रॉब्लम, कि वो जो कुक था वो प्रॉब्लम में क्यों आ गया था ये बताना है। तो आंसर क्या क्या दिए गए हैं, ही न्यू टू मेक सेवरल डिशेस फ्रॉम इट, कि वो जानता था कि क्या बनाना, भिन्न भिन्न तरीके की डिशेस भोजन बनाने, ठीक है, डिश बनानी है सब्जियों से। ही डिड नॉट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट, और इसलिए प्रॉब्लम में आ गया था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो सब्जियों के जो वेस्ट बच गए थे, छिलके बच गए थे, उनसे क्या बनाया जा सके। तो यही उत्तर है हमारा, क्योंकि जो कुक था वो इतने सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखकर घबरा गया था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो राजा ने जो बनाने के लिए दिया था और उसने जब देखा रसोई में जाकर तो वहां पर तो सिर्फ वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े थे, तो इसलिए वो घबरा गया कि इनको मैं लेकर क्या चीज बना सकता हूँ। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मीनिंग बताना है एज पर द जो है स्टेटमेंट। रिप स्ट्रोक his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long। जो रिप वैन विंकल था उसने क्या किया, अपनी जो चिन थी, चिन जो को उसने
जो है हाथ फेरते हुए, स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो चिन्ह होती है उस पे से हाथ और जो उंगलियां फेरते हुए वो उस जो फेरते हुए सरप्राइज हो गया। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है टू बी सरप्राइज। यदि हमारे आंसर में ये क्वेश्चन ये मतलब आंसर दिया गया है तो वही उत्तर हो जाएगा। तो जब उसने अपनी चिन्ह पर हाथ घुमाया फिराया तो वो हैरान हो गया। क्यों हो गया हैरान? बिकॉज ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। क्योंकि उसने देखा कि उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो जो है 1 फीट लंबी हो गई थी। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई एस्टोनिशमेंट का मतलब बताना है। तो एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है टू बी वेरी सरप्राइज्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। Next question is rearrange the words to make a meaningful sentence। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे ही हमने एक नया सेंटेंस बनाना है और वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस जिसकी कोई सेंस हो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो दिए गए हैं हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन है, तो वो है वी। तो यहाँ पर वी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुड, शुड हो जाएगी वी शुड। इसके बाद है बी, वी शुड बी, और इसके बाद है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल। उसके बाद है टू और आवर एल्डर। दिस इज द करेक्ट आंसर। यदि ये स्टेटमेंट हमें मिलती है तो वही हमारा उत्तर होगा। हम चेक कर लेते हैं सेंटेंस को बना के। हमने लिखा ग्रेटफुल वी शुड बी, नहीं ये नहीं होगा। वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर एल्डर्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आवर आंसर विल बी वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर एल्डर्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट जो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमने पोजीशन वर्ड को ढूंढना है। इट हैज बीन रेनिंग लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कब से? सिंस। तो जब भी कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, जब भी कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो उसके लिए हम सेंटेंस में पोजीशन वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज सिंस। सो आवर आंसर विल बी डी इज द करेक्ट आंसर। Replace the underlined word with the correct past tense। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है sings। sings को हमने past tense में चेंज करना है। sing का जो past tense होता है वो होता है sang। तो sing का sing नहीं, sang is the correct answer। My mother sang melodious song। ठीक है कि भाई मेरी जो मदर है वो बड़े ही मेलोडियस सॉन्ग्स जो है मधुर मीठी आवाज में गीत गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड गिव द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स टॉय। ऐसा वर्ड छांटना है जो टॉय की खासियत बताता हो। टॉय की खासियत, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है विशेषता वाला शब्द, गुण वाला शब्द। तो वो वाला शब्द हमने ढूंढना है। रोहन इज हैप्पीली प्लेइंग विद हिज फेवरेट टॉय इन द मैसिव गार्डन। जो रोहन है वो खुशी खुशी से खेल रहा था अपने मनपसंद खिलौने के साथ। तो यहाँ पर खिलौने की क्या विशेषता है कि वो फेवरेट है। तो यहाँ पर फेवरेट शब्द ही जो है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक छोटी सी पोएम को पढ़ना है और समझना है कि क्या दिया गया है, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। पोएम इज आई रेज माई हैंड इन द क्लास दिस मॉर्निंग। कि जो पोइट है वो ये कह रहा है कि मैंने अपना हाथ उठाया सुबह क्लास में, है ना, सिटिंग इन द बैक, और मैं पीछे बैठा था, पीछे बैठकर मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। द टीचर डिड नॉट सी, और टीचर ने मुझे देखा ही नहीं। ठीक है, टीचर ने मुझे देखा नहीं। इंस्टेड सी कॉल्ड ऑन जैक, और जो वो मेरी जगह पर उसने मेरे को देखने की बजाय उसने जैक को आवाज लगाई, बुलाया। आई स्ट्रेच्ड माई हैंड अप हायर, अब मैंने दोबारा से फिर से मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। बट सी कॉल्ड ऑन जे एंड जॉय, और दोबारा से फिर क्या किया मैडम ने, टीचर ने, जब मैंने दोबारा अपना हाथ और ऊपर उठाया
तो फिर भी उसने मुझे इग्नोर करके जय और जॉय को आवाज मतलब लगाई। आई स्टार्टेड बाउंसिंग अप एंड डाउन। अब जब मेरे से रहा नहीं गया थर्ड टाइम पर मैं थोड़ा सा बाउंसिंग करने लग गया, ऊपर उछलने लग गया ना, उछल कूद करने लग गया अपनी जगह खड़े होकर। बट स्टिल सी कॉल्ड ऑन रेमो। तीसरी बार भी मैम ने क्या किया, मुझे इग्नोर करके रेमो को आवाज लगाई। देन फाइनली शी कॉल्ड माई नेम। आई ब्रीथ अ साई। अब जो है यहाँ लिखा है कि जो फाइनली जब मेरी बारी आई तो मैम ने मुझे बुलाया और जो है आई ब्रीथ अ साई। साई का मतलब है यहाँ पर कि मैंने लंबी सांस ली, है ना, लंबी और डीप ब्रीथ किया। शी आस्क्ड मी फॉर द आंसर। और मैम ने मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछा। आई जस्ट फ्रॉन्ड एंड सेड। फ्रॉन्ड का मतलब होता है कि मुंह सिकोड़ कर, है ना, फ्रॉन्ड का मतलब होता है मुंह सिकोड़ कर, है ना, जैसे हमारे माथे में जो है सिकुड़न पड़ जाती है, ने माथे में सिकुड़न पड़ना, माथे में सिकुड़न, सिकुड़ना ना, माथे का सिकुड़ना। तो इस तरीके से। और मैंने कहा मैम को, मैम ने मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछा बट मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बनाया कि जिससे मेरा मुंह सिकुड़ गया और माथे पे सिकुड़न पड़ गई। और मैंने कहा मैडम से, आई हैव नो आइडिया बट कुड आई यूज द बाथरूम प्लीज। और जो है मैंने क्वेश्चन, मैम ने मेरे से क्वेश्चन का आंसर पूछा था तो मैंने क्या रिप्लाई दिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे जो है आंसर नहीं आता, बट कुड आई यूज बाथरूम प्लीज, क्या मैं बाथरूम करने के लिए जा सकता हूँ। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, ध्यान दीजिए। व्हाई डिड द चाइल्ड रेज हिज हैंड इन द क्लासरूम। अब पूछा गया कि जो बच्चा है उसने अपना हैंड क्यों रेज किया था क्लासरूम में। आंसर है ही वांटेड टू टेल द आंसर। नहीं, आंसर नहीं बताना चाहता था, क्योंकि यदि आंसर बताना होता तो यहाँ पर लिखा है आई हैव नो आइडिया। जब उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है कोई आंसर के बारे में तो वो आंसर नहीं बताना चाहता। ही वांटेड टू सिट इन द फ्रंट। फ्रंट के बारे में भी कहीं पोएम में नहीं है। ही वांटेड टू गेट टीचर अटेंशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जो टीचर का अटेंशन जो है अपनी तरफ लाना चाहता था, क्योंकि उसको जो है बाथरूम में जाना था। बट टीचर उसको बार बार इग्नोर कर रही थी और जो है दूसरे बच्चों को जो है वो कॉल कर रही थी, प्रश्न का उत्तर पूछ रही थी। तो जो बच्चा है फाइनली वो मैम का जो अटेंशन था, टीचर का अटेंशन अपनी तरफ चाहता था, इसलिए वो बार बार जो है अपना हाथ खड़ा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स टू जो है एग्जामाइन। ठीक है, एग्जामाइन करना है। तो ये एग्जामाइन जो शब्द है वो एग्जामिनेशन से संबंधित है ना। इसका मतलब होता है किसी को जब एग्जामाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना, जांच पड़ताल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिन भी बोल सकते हैं इसको ना, एग्जामाइन। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट साइलेंट वर्ड। हमने ऐसे ग्रुप को हमने सेलेक्ट करना है जिसमें सारे के सारे लेटर साइलेंट है, मतलब कि कोई एक लेटर जो है साइलेंट है। जैसे यहाँ पर है टॉक, है ना, यहाँ पर एल साइलेंट है। आगे वुड, वुड में भी एल साइलेंट है, बट यहाँ पर लिखा हमने वाइल्ड, वाइल्ड लिखा हमने, तो यहाँ पर एल साइलेंट नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट साइन, साइन में जी साइलेंट है। सिंग में और रिंग में कोई भी वर्ड जो है साइलेंट नहीं है। रिंग में जी जो है उसको जो हमने बोल रहे हैं साथ में ही, रिंग में ग बन गया, तो ये भी आंसर नहीं है। लाइट, लाइट में जी साइलेंट है। बाइट में जो है कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है और बैट में भी कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब सिर्फ एक ही आंसर बच गया है, दैट इज डी। यहाँ पर सब में टी लेटर साइलेंट है। लिसन में भी, विसल में भी और हसल में भी, तीनों में टी वर्ड जो लेटर है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है आज की वीडियो के हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुने। किसान ने व्यापारी को 5 मन गेहूं दिए। अब यहाँ पर जो है अंडरलाइन किया गया मन। मन जो है बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि दो इसके अर्थ हैं। एक तो हमारा मन है ना, मनुष्य का मन जो बहुत चंचल है उसकी बात की गई है ना। बट एक मन जो होता है वो माप तोल की इकाई होती है, माप तोल की इकाई।
और मन का मतलब होता है माप तोल में 40 किलो। ठीक है, 1 मन इक्वल होता है 40 किलो। ठीक है, तो किसान ने व्यापारी को 5 मन गेहूं दिए थे। 1 मन में 40 किलो होता है, 5 मन में कितना हो जाएगा, तो 200 किलो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा है, नीचे दिए गए किस वाक्य में रेखांकित शब्द के समान अर्थ का प्रयोग हुआ है। मन का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, माप तोल की यूनिट है ना, तोलने से संबंधित है। अब हमने ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें माप तोल की बात हुई, शरीर जो मनुष्य के मन की बात नहीं हुई। हम यहाँ से एक वन को मिटा लेते हैं सभी को और फिर जो है राइट आंसर ढूंढते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या है पहला सेंटेंस, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। यहाँ जो मन दिया गया वो जो है मनुष्य के मन की बात की गई है, हमारे आंतरिक भाव मन की बात की गई है, तो ये उत्तर नहीं होगा। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, यहाँ फिर जो है मनुष्य के मन की बात हुई है, ये भी गलत है। तीसरा है, राम पंसारी के यहाँ से 2 पसेरी चीनी लाया। पसेरी जो आया है बच्चों, ये भी माप तोल से संबंधित है ना। आजकल तो किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, ठीक है, ये सब यूनिट यूज होती हैं वेट के लिए। बट पुराने समय में जो है पसेरी यूज किया जाता था। यदि आप अपने पापा से या फिर दादा से पूछेंगे तो दादाजी हमारे खासकर बता पाएंगे कि एक पसेरी में कितने किलोग्राम होते हैं। जैसे मैंने मन का बताया, एक मन में जो है हरियाणा में 40 किलो माना जाता है एक मन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई दलिया बनाने की विधि को ध्यान पूर्वक पढ़िए। सबसे पहले दलिया को सूखा भून लें। अब गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें सरसों का तेल डाल दें, फिर प्याज डालकर गुलाबी होने तक भूनें। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर 3 मिनट तक भूनें। मसाला भूनने के बाद सारी सब्जियों को 5 मिनट तक भूनें। फिर भुनी दलिया डालकर 1 गिलास पानी डालें, 10 मिनट तक पका लें। स्वादिष्ट दलिया तैयार है। ये आप अपने घर पे भी ट्राई करेंगे कि क्या ये सच बात है। यदि ऐसा होता है तो फिर तो भाई हमारी मजे हो जाएंगी, मौज हो जाएगी, हम जो है दलिया बनाना सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, दी गई विधि के अनुसार यदि आप घर पर दलिया बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस सामग्री के बिना भी आप दलिया बना सकते हैं। यहाँ पर बताया गया दलिया बनाने के लिए तो दलिया भून लेना है, सरसों का तेल भी चाहिए, प्याज डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, इसके बाद में भाई कुछ कुछ सब्जियां भी डालनी है, तो ये सब दिया गया है। अब यहाँ ये कहा है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है ऑप्शन में जिसको डाले बिना भी हमारी जो है खिचड़ी या दलिया बन जाएगा। प्याज, ऊपर प्याज के बारे में जिक्र आया ही है, तो प्याज तो बहुत जरूरी है। दलिया, भाई दलिया बनाना है तो दलिया तो डालना ही पड़ेगा। मूंग दाल और नमक, नमक के बिना भी दलिया नहीं बनेगा, लेकिन यदि मूंग दाल हमारे पास नहीं होगी तो भी हम दलिया बना सकते हैं। दलिया जो बनता है बच्चों, वो आटा को जो बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीसा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी दलिया जरूर खाया होगा, उसमें मूंग की दाल नहीं डलती है, मूंग की दाल तो डलती है खिचड़ी में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब है प्रश्न 12, किसी पत्र को लिखते समय लेखन के सही क्रम को पहचानिए। मान के चलिए आपने अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है, तो उसका सही क्रम क्या होगा पत्र लिखने का, कुछ चीजें दी गई है। पहला है विषय, कि भाई विषय क्या होगा, आप पत्र किस बारे में लिख रहे हैं, पता भी लिखना है, एड्रेस, है ना, एड्रेस। उसके बाद है मुख्य भाग, कि आपके लेटर का जो मेन कंटेंट है बीच वाला वो क्या होगा, ठीक है। और फिर समापन, आप अपने लेटर का एंड कैसे करोगे। तो ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी लेटर में, तो आपने ये बताना कि इनमें से आगे पीछे करके कौन सा क्रम सही रहेगा। ध्यान देंगे तो यदि मान के चलिए आप अपने प्राचार्य को पत्र लिखते हैं बच्चों, प्राचार्य को पत्र लिखते हैं किस चीज के लिए, छुट्टी के लिए, तो सबसे पहले हम विद्यालय का पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, है ना। एड्रेस लिखने के बाद हम बताते हैं कि भाई हमें फिर लिखना होता है विषय। एड्रेस लिखेंगे, द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय, ये ऐसे ऐसे एड्रेस है। फिर हम विषय लिखते हैं, विषय क्या होगा कि भाई मुझे छुट्टी दे दो, मुझे अपने मामा के घर जाना है। पहले पर हमें पता लिखना है, दूसरे पर विषय,
फिर हमारा कंटेंट आएगा, मुख्य भाग। छुट्टी किस लिए चाहिए, मामा के घर क्यों जा रहे हो, क्योंकि मामा की शादी है। तो मुख्य भाग में हम ये लिखेंगे, बताएंगे कि मैं आपके इस विद्यालय की इस कक्षा का छात्र हूँ और दिनांक इतने से लेके इतने तक मुझे अपने मामा के घर जाना है क्योंकि घर में शादी है। ठीक है, उसके बाद समापन कर दोगे। समापन में आप अपना जो है लिखेंगे कि मैं जो है आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, आपकी क्लास, रोल नंबर, वो सब। तो इस हिसाब से बच्चों सबसे पहले हमें ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार हमने सबसे पहले तो लिखना होता है पता, फिर विषय, फिर मुख्य भाग और फिर समापन। तो ये पहले नंबर पे आएगा। इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा हमारा सी। 2 1 3 4 जो है सही क्रम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ जो पैसेज दिया गया है ये नन्ना फनकार से संबंधित है। नन्ना फनकार, केशव जो है अपने माता पिता के साथ जो है आगरा में रहता है और आगरा में जो है बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहे थे। और जो केशव था वो पैदा भी कहाँ हुआ था, आगरा में ही हुआ था। लेकिन उसके मम्मी पापा कहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे और वो अपने गांव में गया भी नहीं था। केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था, वो कभी जो है गुजरात गया ही नहीं। अब प्रश्न कौन कौन सा बनता है वो बताना है। केशव का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो बिल्कुल लिखा गया है आगरा में हुआ था। इसका मतलब जिस भी आंसर में एक दिया होगा वही उत्तर करेक्ट होगा। अब एक तो भाई ए में ही दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर सही होगा। अब जो है केशव कितने साल का है ये तो कहीं ऊपर दिया ही नहीं गया है वाक्य में। केशव किसको देखकर चौंक गया है ये भी नहीं दिया गया है। तो बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे, तो किला बनवा रहे थे आगरा में, ये तो बताया ही गया है। और कहाँ बताया गया है, ये दिया गया है, आगरा का किला बनवा रहे थे। उत्तर हो जाएगा हमारा ए। 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में। भयभीत मतलब डरी हुई, हर समय दिखती उसके अंदर छटपटाहट सी, है ना। और उसके अंदर छटपटाहट का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, बेचैनी सी दिखती रहती थी। तो यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपरोक्त दी गई कविता में अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस प्रकार प्रकट होती थी, दिखाई देती थी। उसके अंदर की मतलब उसके मन में जो बैठी हुई छटपट जो है छटपटाहट है वो कैसे दिखाई देती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो हमें ये बताना चाहिए पैसेज कौन से लेसन से है। तो ये है हमारा एक माँ की बेबसी से संबंधित। एक माँ की बेबसी से संबंधित है। तो यहाँ पर छटपटाहट का अर्थ पूछा है। छटपटाहट का मतलब है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में नहीं, घर की बात कहीं नहीं है कविता में, डर के रूप में था। वो बच्चा जो था, बच्चे का नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप बच्चे का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। और जो है इसका जो सही उत्तर होगा, वो बच्चा जो था वो डरा हुआ था। ठीक है, इसीलिए बाकी बच्चे उसके साथ जो है थोड़ा सा खेलने में कंफर्ट नहीं हो पाते थे, समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को, इशारों में बातें करता था तो उनको भी नहीं समझ पाते। तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन करें। क्या वाक्यांश है, पत्थर को तराशने वाले कारीगर को क्या कहते हैं, फनकार नहीं कहते, संतरास कहते हैं। ये दोनों भी गलत है। हमारा जो नन्ना फनकार लेसन है वहीं पर एक जगह पर शब्द आया था क्या, संतरास। जो केशव था वो अपने साथ के जो संतरास थे उनके साथ बैठकर घंटियों पर कुछ बना रहा था, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी जो है लाइनें खींच खींच कर। अगला क्वेश्चन है, ईद के दिन महमूद के अब्बू ने जेब से अपना खजाना निकालकर जैसे महमूद को दिया ना, अपनी ईदी को देखकर महमूद की तो खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ पर वाक्य में आया है खुशी का ठिकाना न रहना। ठीक है, ये जो पंक्तियां दी गई है हमारी बुक में, एक लेसन है जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह कहानी है हमारी। ठीक है, तो ईदगाह कहानी से संबंधित ये चैप्टर में से दिया गया।
दोबारा पढ़ते हैं। ईदगाह के दिन महमूद के अब्बू ने जेब से अपना खजाना निकालकर जैसे ही महमूद को दिया तो अपनी ईदी को देखकर महमूद की तो खुशी का ठिकाना न रहा। अब यहाँ पर खुशी ने मतलब कि खुशी का ठिकाना न रहना, है ना, ये एक मुहावरा है। खुशी का मतलब ठिकाना न रहना का एक मुहावरा है। इसका अर्थ लिखना है तो खुशी का ठिकाना न रहना का मतलब होता है फूले न समाना, सीधा सा उत्तर है इसका। खुशी जब का ठिकाना नहीं रहता तो मतलब जो है वो महमूद जो था वो बिल्कुल फूला नहीं समा रहा था, बहुत खुश था वो। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाली सही सर्वनाम शब्द को चुनिए। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईला वाला जो लेसन है वो है जहां चाह वहां राह। जहां चाह वहां राह एक पाठ है, उसी से संबंधित ये पंक्ति दी गई है। ईला जो थी वो जो है हाथों से काम नहीं कर पाती थी, फिर उसने सारा काम अपने पैरों से करना सीखा। और ईला जो है गुजरात की थी, आप सभी को पता ही है। ईला सब अपने पैरों से कर लेती थी, है ना, सारे काम जो है किससे करती थी ईला, अपने पैरों से करती थी। तो यहाँ पर ईला जो शब्द दोबारा आया है उसकी जगह पर हमने एक सर्वनाम शब्द चुनना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, उसे, वह, यह, वे। यहाँ पर ध्यान देंगे, चुनौती माना, उसे सब अपने पैरों से कर लेती थी, उसे नहीं आएगा। दूसरा चेक करते हैं, वह जो है ग्रामेटिकल यदि हम नजर से देखें तो वह यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस की सेंस जो है वह से ही बन रही है। वह सब काम, यहाँ पर यदि एक शब्द ऐड करना पड़े तो हम लिखेंगे काम। वह सब काम अपने पैरों से कर लेती थी। तो बी उत्तर हमारा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। हमने इंग्लिश के और हिंदी के जो है क्वेश्चनों को सोल्व किया है। ये हम पार्ट 1 में कर रहे हैं। कल इसकी पार्ट 2 की वीडियो आएगी, तो आप जो है पार्ट 2 की वीडियो तक बने रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट पर आप पहली बार आए हैं, एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है। और आप जो है यदि वीडियो पसंद आई है आपको तो आप वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा, तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। बाय बाय एंड थैंक यू।